वेब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल WCI क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि इस वीडियो क्लास में हम ओ लेवल का जो सेकेंड मॉड्यूल वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग M2R5 है, उसकी जनवरी 2026 एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उस सीरीज़ में का जो सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट को यहाँ पर कवर करने वाले हैं और इस सेकंड पार्ट में CSS से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जिनमें से जो पहला क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच दिस सेलेक्टर select all the H element where the parent is a div element। तो वह कौन सा चयन करता है या वह कौन सा सेलेक्टर होता है जो उन सभी H एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा जो क्या है, जो जहाँ पर div एक पेरेंट है, यानी कि उन सभी H को सेलेक्ट करेगा जो क्या है, div के चाइल्ड है। तो उनके लिए सही सेलेक्टर कौन सा हो जाएगा, तो इनके लिए सही सेलेक्टर है पहला ए ऑप्शन। जैसे कि div के अंदर एक div एलिमेंट लगाते हैं और इस div एलिमेंट के अंदर जितने भी H एलिमेंट यूज किए जाएंगे, वो H एलिमेंट जितने भी, जैसे कि हम यहाँ पे H1 ले लेते हैं, तो जितने भी यहाँ पे H1 यूज किए जाते रहेंगे, इन सभी पर क्या होता रहेगा, ये सेलेक्टर अपनी स्टाइल को अप्लाई करता रहेगा और लास्ट में हम क्या करते हैं, div को क्लोज कर देते हैं। तो ऐसे में ये सभी क्या हो जाते हैं, div के चाइल्ड हो जाते हैं और div क्या हो जाता है, पेरेंट हो जाता है। तो ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है विच सेलेक्टर सेलेक्ट द मार्कर्स ऑफ द लिस्ट आइटम। तो जैसा कि इस पार्ट में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस का केवल और इंग्लिश क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी में नहीं दिया गया है, तो लेकिन फिर भी हम यहाँ पे साथ ही में हिंदी को एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो विच सेलेक्टर सेलेक्ट द मार्कर्स ऑफ लिस्ट आइटम, कौन सा जो सेलेक्टर होता है या चयनकर्ता होता है जो सूची आइटमों के मार्करों का चयन करता है, यानी कि जो लिस्ट के आइटम हैं, उनके मार्करों का चयन करता है या उनके मार्कर्स का चयन करेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक स्यूडो सेलेक्टर मिलता है। इसे क्या कहा जाता है, स्यूडो सेलेक्टर। वो कौन सा है, मार्कर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। तो ये एक प्रकार क्या है, जिसे हम कहते हैं सूडो सूडो सेलेक्टर है, सूडो एलिमेंट सेलेक्टर है। तो ये क्या करेगा, किसी एलिमेंट पर सूडो क्लास के तहत क्या करता है, अप्लाई किया जाता है, या सेलेक्टर सेलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। अगला आता है विच इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर फॉन्ट इन कस्टमाइजिंग वेब पेज। इनमें से वेब पेजों को अनुकूलित करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला फॉन्ट कौन सा होता है। तो वेब पेजों को वाइडली यूज्ड फॉर, सबसे बड़े तौर पर प्रयोग किया जाने वाला जो फॉन्ट है, किसके लिए, कस्टमाइजिंग वेब पेजों को कस्टमाइज करने के लिए, तो वो सबसे जो पॉपुलर है वो कौन सा होता है, एरियल फॉन्ट होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है विच CSS प्रॉपर्टी एड शैडो टू टेक्स्ट। टेक्स्ट पर अगर हम शैडो ऐड करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट पर शैडो ऐड करने के लिए कौन सी शैडो प्रॉपर्टी यूज करते हैं या कौन सी CSS प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो उसके लिए हम टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर शैडो लगाना चाहते हैं, जैसे कि बॉर्डर पर शैडो लगाना चाहते हैं, तो बॉर्डर शैडो लगाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या पूछा गया, टेक्स्ट शैडो। तो टेक्स्ट पर शैडो लगाने के लिए टेक्स्ट शैडो का प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अपर केस एंड लोअर केस लेटर इन अ टेक्स्ट। वह किसी टेक्स्ट में अपर केस और लोअर केस अक्षरों को निर्दिष्ट करने के लिए किस CSS प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, यानी कौन सी CSS प्रॉपर्टी होती है जिसका प्रयोग अपर केस या लोअर केस लेटर, जो दिया गया टेक्स्ट है उसे अपर केस या लोअर केस लेटर में स्पेसिफाई करने के लिए यूज करते हैं।
तो यह जो यहाँ पे होगा सही आंसर वो कौन-सा होगा? टेक्स्ट ट्रांसफ़ॉर्म। कि टेक्स्ट ट्रांसफ़ॉर्म के माध्यम से हम क्या करते हैं, इसके केस को बदलते हैं। और अगर हम यहाँ पे केस को अगर हम देखते हैं तो कौन-कौन से केस यूज़ होते हैं, हमें अपर केस मिल जाता है, हम अपर केस यूज़ करते हैं। इसके साथ-साथ में लोअर केस यूज़ करते हैं और इसके साथ-साथ में कैपिटलाइज़्ड केस होता है। तो टेक्स्ट ट्रांसफ़ॉर्म अगर अपर कर देंगे तो ये अपर हो जाएगा, लोअर कर देंगे लोअर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट सीएसएस स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा सही सीएसएस स्टेटमेंट है किसके लिए? टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो इसके लिए कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी लगाते हैं? टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म अपर केस, तो अपर केस में क्या कर देगा, टोटल कैपिटल बना देगा, यहाँ पर सारे अक्षर कैपिटल होंगे इस तरीके से। वही अगर हम लोअर केस सेंटेंस केस देखते हैं तो सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस का फर्स्ट कैरेक्टर अपर में रहेगा या कैपिटल रहेगा, पहला अक्षर जो होगा वह कैपिटल होगा और फिर जहाँ तक ये सेंटेंस समाप्त नहीं होता है वहाँ तक स्मॉल रहेगा। लेकिन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज क्या करता है, तो यह प्रत्येक वर्ड के या प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर, प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल करता है, पहले अक्षर को कैपिटल बनाता है। और इसके लिए प्रॉपर्टी कौन सी है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो जब भी पूछा जाता है कि एक टेक्स्ट के दूसरे टेक्स्ट केस में बदलने के लिए कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द वैलिड वैल्यू ऑफ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के लिए सही जो वैल्यू कौन-कौन सी होती हैं, तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी 3 वैल्यू पे काम करती है, अपर केस, लोअर केस और इसके साथ-साथ में कैपिटलाइज। तो 3 केस हमें यहाँ पर मिलते हैं, अपर, लोअर एंड कैपिटलाइज। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द वैलिड वैल्यू ऑफ टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी, टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक वैलिड वैल्यू है, सही वैल्यू कौन सी है? सही वैल्यू हमें यहाँ से बताना है ओवरलाइन, लाइन थ्रू, अंडरलाइन एंड नन, या ओवरलाइन स्ट्राइक या लाइन थ्रू, अंडरलाइन एंड नन, डबल लाइन, ओवरलाइन, लाइन। तो इनमें से कौन सा सही है कि हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ओवरलाइन कर सकते हैं? तो ओवरलाइन में क्या हो जाता है, इसके ऊपर इस तरीके से लाइन बना दी जाती है। लाइन थ्रू जो होता है वो इसके सीधी इसके जो है लीनियर लाइन बनाई जाती है। अंडरलाइन में क्या किया जाता है, नीचे लाइन आती है। और नन में अगर टेक्स्ट डेकोरेशन की वैल्यू यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, नन कर देते हैं, तो नन करने पर कोई भी अंडरलाइन नहीं रहता है। तो कौन सी सही 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 वैल्यू है, तो ओ टेक्स्ट डेकोरेशन के साथ में ओवरलाइन लगा सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन कर लिया, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर दिया, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया। और इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करेंगे, तो सेम सिंटैक्स है कि हम लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन और कॉलन लगा देते हैं नन, तो ऐसे क्या होता है, अंडरलाइन हट जाता है या अंडरलाइन रिमूव हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विच सीएसएस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई हाउ टू अलाइन द लास्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो यह निर्दिष्ट करती है कि टेक्स्ट की अंतिम लाइन को कैसे संरेखित किया जाएगा? हमें क्या करना है, अलाइन द लास्ट लाइन, अंतिम लाइन को अलाइन करने के लिए कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी हम स्पेसिफाई करते हैं? तो लास्ट लाइन के लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट अलाइन लास्ट का यूज करते हैं। तो ये क्या कराएगा, केवल और केवल अंतिम लाइन को अलाइन करा देता है, ना कि पूरे पैसेज को अलाइन कराता है। टेक्स्ट अलाइन क्या करता है, ये पूरे पैसेज को या पूरी हेडिंग को अलाइन करा देता है। और इसे इसके अलाइन में कौन कौन सी वैल्यू दे सकते हैं आप, जैसे कि टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकते हैं और टेक्स्ट अलाइन राइट कर सकते हैं।
लेकिन अगर हम चाहते हैं कि पूरा पैसेज अलाइन ना होते हुए सिर्फ लास्ट लाइन होना चाहिए, तो इसी के लिए हम टेक्स्ट अलाइन लास्ट लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच सीएसएस प्रॉपर्टी सेट द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का वर्टिकल अलाइनमेंट सेट करना है, तो सेट द वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट सेट करने के लिए कौन सी सही सीएसएस प्रॉपर्टी है, तो वो होती है वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी। और वर्टिकल अलाइन की प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं तो तीन प्रॉपर्टी वैल्यू यूज कर सकते हैं आप। कहाँ टॉप पर अलाइन कर सकते हैं, आप सेंटर पर अलाइन कर सकते हैं, और आप बॉटम पर अलाइन करा सकते हैं। तो वर्टिकल के लिए क्या आ जाएंगे, टॉप सेंटर बॉटम है, और वही अगर टेक्स्ट अलाइन लगाते हैं तो वो क्या कराएगा, हॉरिजॉन्टल कराएगा। ये ऑप्शन सही है 10 का क्वेश्चन। अगला है व्हाट आर द वैलिड वैल्यू ऑफ वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी। तो दिया गया है कि वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी की वैलिड वैल्यू कौन सी, सही वैल्यू कौन कौन सी हैं जो हम वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी के साथ में यूज करेंगे। तो जैसे कि हमें बेस लाइन, टॉप, बॉटम, सब एंड सुपर। तो हम टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, बेस लाइन से रख सकते हैं, टेक्स्ट को टॉप पर ले जा सकते हैं, टेक्स्ट को बॉटम, और बेस लाइन का मतलब हो जाएगा जिसे हम बोलते हैं सेंटर। बेस लाइन का मतलब सेंटर में ले जाना चाहते हैं, या टॉप में ले जाना चाहते हैं, या बॉटम में ले जाना चाहते हैं, या सब का मतलब क्या हो जाएगा, तो सब का मतलब यहाँ पे लिया गया है सब स्क्रिप्ट जिसे कहते हैं। और सब स्क्रिप्ट में क्या होता है, टेक्स्ट ऊपर जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट नीचे आता है, सब स्क्रिप्ट में क्या होता है, टेक्स्ट नीचे आता है। जैसे कि अगर इस पे देखते हैं H2SO4 लिखा जाता है, तो 2 और 4 पे जो लगा हुआ है वो कौन सा, सब प्रभाव लगा हुआ है। सुपर स्क्रिप्ट जो होता है वो टेक्स्ट को कहाँ ले जाता है, ये सुपर स्क्रिप्ट से लिया गया है, सुपर स्क्रिप्ट। और सुपर स्क्रिप्ट जो होता है वो टेक्स्ट को कहाँ ले जाता है, ऊपर ले जाता है। जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ पे स्क्वायर पे क्या लगाया गया है, सुपर स्क्रिप्ट का प्रभाव लगाया गया है। तो यहाँ पर वर्टिकल पोजीशन का जो मूवमेंट हो रहा है वो कौन है, बी ऑप्शन में। जैसे कि बेस लाइन मतलब सेंटर में रखना, या टॉप पे या बॉटम पे, या सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट। अगला आता है विच इज द करेक्ट सीएसएस स्टेटमेंट टू डिफाइन मल्टीपल फॉन्ट फैमिली। वह कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सही जो है सीएसएस सिंटैक्स है, कौन सा सही करेक्ट या करेक्ट स्टेटमेंट है किसके लिए, तो मल्टीपल फॉन्ट फैमिली डिफाइन करने के लिए। कि जो हम फॉन्ट फैमिली देते हैं, किस किस फॉन्ट पर टेक्स्ट को विजिबल कराना चाहते हैं, तो वो हम एक ही साथ में मल्टीपल फैमिली अगर यूज करना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सी वैलिड प्रॉपर्टी है। तो फॉन्ट फैमिली के लिए जो वैलिड प्रॉपर्टी लगाते हैं वो कौन सी है, फॉन्ट फैमिली है। अब इसको हम क्या करना चाहते हैं, कई फैमिली असाइन कराना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डबल कोटेशन में कॉमा के माध्यम से वो सारी फैमिली असाइन कर देते हैं। जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन्स एंड टाइम्स एंड सेरिफ, ये तीनों फैमिली पे काम करेगा। तो जब भी पूछा जाता है कि सीएसएस में कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसका प्रयोग हम फॉन्ट का प्रकार बदलने के लिए करते हैं, तो वो होता है फॉन्ट फैमिली, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, प्रकार चेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है विच सीएसएस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द टाइप ऑफ लिस्ट आइटम मार्कर। निम्नलिखित में से कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी, विच कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी है जिसका प्रयोग आइटम मार्कर के प्रकार को, लिस्ट आइटम मार्कर, तो लिस्ट आइटम मार्कर के प्रकार को क्या कराता है, स्पेसिफाई कराता है। तो लिस्ट आइटम के प्रकार को स्पेसिफाई कराने के लिए क्या करते हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप लगाते हैं। तो ये क्या करता है, लिस्ट स्टाइल के टाइप को बदल देता है। जैसे कि आप स्टाइल टाइप में क्या कर सकते हैं, कि आपने अगर यहाँ पे कर दिया कि डिस्क, तो ये क्या करेगा, डिस्क में देगा। अगर हमने यहाँ पे कर दिया स्क्वायर, तो ये क्या करता है, स्क्वायर करता है। अगर हमने यहाँ पे कर दिया जैसे कि सर्कल, तो ये सर्कल बना देता है। ये कैसी लिस्टें होंगी, तो ये होंगी अनऑर्डर लिस्ट, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट में आ जाएंगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप के साथ में वैल्यू के रूप में
कर देते हैं अपर रोमन, अपर अल्फा कर देते हैं, तो अपर अल्फा करने पर क्या करेगा, यह एबीसी चलाएगा। अगर हम रोमन न्यूमेरल कर देते हैं, न्यूमेरल रोमन न्यूमेरल तो ये क्या करेगा, अब रोमन न्यूमेरल यहाँ पे चलाएगा। इस तरीके से हम अलग अलग इस लिस्ट का स्टाइल बदल पाते हैं, किसके माध्यम से, लिस्ट स्टाइल टाइप के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीएसएस प्रॉपर्टी आर एनिमेटेबल। निम्नलिखित में से कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी एनिमेटेबल है, तो कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी जिसे जो एनिमेटेबल है, तो एनिमेटेबल जैसा कि कलर, कलर पर भी हम एनिमेशन लगा सकते हैं, बॉर्डर लेफ्ट भी क्या है, एनिमेटेबल है, फ्लैक्स भी एनिमेटेबल है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ अबव सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वी कैन गिव स्पेस बिटवीन यूनिट एंड वैल्यू व्हेन असाइनिंग लेंथ वैल्यू टू सीएसएस प्रॉपर्टी। सीएसएस संपत्तियों के लिए लंबाई मान तो दिया गया है, वी कैन गिव स्पेस बिटवीन यूनिट एंड द वैल्यू, तो व्हेन असाइनिंग लेंथ वैल्यू टू द सीएसएस प्रॉपर्टी, तो सीएसएस संपत्तियों के लिए लंबाई वैल्यू निर्दिष्ट करते समय हम इकाई और वैल्यू के बीच में स्थान दे सकते हैं, तो नहीं, इकाई और वैल्यू के बीच में आप स्थान नहीं दे सकते हैं, यानी कि स्पेस नहीं दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज यूनिट ऑफ लेंथ इज सपोर्टेड बाय क्रोम वर्जन 1.0। लंबाई की इनमें से कौन सी इकाई जो क्रोम का संस्करण 1.0 है उसके द्वारा समर्थित है, तो लंबाई की जो यूनिट है वो क्रोम के द्वारा जो समर्थित है, क्रोम का वर्जन कौन सा 1.0, इसके द्वारा ये केवल और केवल पिक्सल को समर्थित करता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे विड्थ ही लेते हैं कि विड्थ को स्पेसिफाई करते हैं, अब विड्थ को अगर हम देखते हैं तो तीन तरीके से स्पेसिफाई कर पाते हैं, आप चाहें तो आप यहाँ पे पिक्सल, जैसे कि हमने 10 पिक्सल लगा सकते हैं, या 10 पिक्सल ना लगाना चाहें तो हम 10%, अगर स्क्रीन का परसेंटेज के हिसाब से, एरिया के हिसाब से देना चाहते हैं तो परसेंट लगा देंगे, और उसी तरीके से आप 10 ईएम भी लगा सकते हैं, तो 3 यूनिट होती हैं, हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। और करंट के जो भी संस्करण हैं वो इन तीनों को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, बट क्रोम का जो पहला वर्जन था वो सिर्फ और सिर्फ पिक्सल को ही एग्जीक्यूट करता है। और जो पिक्सल यूनिट होता है ये क्या होता है, डिफॉल्ट यूनिट होता है, यानी कि अगर हमें परसेंट में एग्जीक्यूट कराना है तो परसेंट लगाना चाहिए पड़ेगा, अगर हम ईएम में एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो ईएम लगाना चाहिए पड़ेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर पी एक्स नहीं लगाते हैं या कुछ भी नहीं लगाते हैं तो ऐसे में वो पिक्सल पर ही काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, विच लाइन ऑफ कोड इज मस्ट टू राइट टू अप्लाई सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी। तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है निम्नलिखित में से कौन सी, विच लाइन ऑफ कोड इज मस्ट राइट अप्लाई सीएसएस फ्लैक्स प्रॉपर्टी, सीएसएस फ्लैक्स प्रॉपर्टी को लागू करने के लिए निम्नलिखित कौन सी कोड की लाइन, विच लाइन ऑफ कोड, कौन सी लाइन का कोड हम क्या करते हैं, लिखते हैं, किसके लिए लिखते हैं, तो अप्लाई सीएसएस फ्लैक्स बॉक्स प्रॉपर्टी, सीएसएस फ्लैक्स बॉक्स प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सीएसएस कोड लिखेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं, जैसे कि हम डिस्प्ले की वैल्यू अलग अलग कर सकते हैं, डिस्प्ले वैल्यू फ्लोट कर सकते हैं, डिस्प्ले वैल्यू ब्लॉक कर सकते हैं, डिस्प्ले वैल्यू इनलाइन कर सकते हैं, डिस्प्ले वैल्यू फ्लैक्स कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी इज। जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी का डिफॉल्ट मान क्या होता है, तो अगर हम जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी लगाते हैं तो जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, तो डिफॉल्ट वैल्यू जो फ्लैक्स स्टार्ट होती है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर एडिंग एनिमेशन। एनिमेशन ऐड करने के लिए अगर हम किसी भी एलिमेंट पर एनिमेशन लगाना चाहते हैं वेब पेज के अंदर, तो निम्नलिखित में से कौन सी वैलिड एनिमेशन प्रॉपर्टी है या कौन सा वैलिड सिंटैक्स है, तो हम एनिमेशन कॉलम नेम टाइमिंग एंड फंक्शन ड्यूरेशन, पहले हम क्या करेंगे, नेम टाइमिंग लगाएंगे फंक्शन, फिर उसके बाद फंक्शन
ड्यूरेशन देंगे या फिर एनिमेशन एट्रीब्यूट का एनिमेशन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए उसकी वैल्यू के रूप में नेम ऑफ ड्यूरेशन सेट करेंगे और फिर उसके बाद टाइमिंग फंक्शन लगाएँगे या फिर एनिमेशन में केवल नेम एंड डिले और ड्यूरेशन कर देंगे कि क्या नेम है एनिमेशन का, उसे कितने समय के लिए डिले कराना चाहते हैं और उसकी क्या ड्यूरेशन रहेगी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही है कि हम क्या करेंगे एनिमेशन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए पहले कौन-सा एनिमेशन जो लगाना चाहते हैं उसमें एनिमेशन का नाम देंगे, फिर एनिमेशन की ड्यूरेशन देंगे और उसकी टाइमिंग देंगे, टाइमिंग देने के साथ-साथ में उसका फंक्शन यानी कि वो किस फंक्शन पे काम करेगा, वो डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर सही सिंटैक्स बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच लाइन ऑफ कोड स्पेसिफाई प्लेइंग एन एनिमेशन विथ द सेम स्पीड फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो वो कौन सा कोड होता है या कौन सा कोड स्पेसिफाई हम करेंगे जिससे कि जो अप्लाई किया जाने वाला एनिमेशन है वो सेम स्पीड से शुरुआत से लेकर के अंत तक यानी कि जब तक यहाँ पर ये स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक क्या करेगा वो सेम स्पीड पर ही काम करेगा। तो क्या हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएँगे? तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी लगाएँगे div एनिमेशन और फिर उसके बाद टाइमिंग फंक्शन और फिर उसके बाद क्या करेंगे लीनियर। लीनियर का मतलब एक लीनियर वे में चलना है या सीधी वे में चलना है कि जिस वे में आप यहाँ पे चल रहे थे ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी चलना है। तो यानी कि बिगिनिंग पे जो स्पीड थी उसी स्पीड पे क्या हो रहा है लास्ट में या एंड तक ये सेम स्पीड पे काम कर रहा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाता है कि हम div लगाएँगे, पहले एनिमेशन की टाइमिंग और फंक्शन उसका लीनियर कर देंगे। अगला क्वेश्चन है व्हिच लाइन ऑफ कोड रिप्रेजेंट अ यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर कौन-सा है निम्नलिखित में से? तो जैसा कि यूनिवर्सल सेलेक्टर क्रिएट करने के लिए कौन-सा सिंबल यूज़ किया जाता है? स्टार का यूज़ किया जाता है। तो ये ए ऑप्शन यहाँ पर यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो अगर हम सेलेक्टर की बात करते हैं तो कौन-कौन से होते हैं? जैसे कि हमें एक मिलता है क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर बनाने के लिए कौन-सा सिंबल यूज़ करते हैं? तो क्लास सेलेक्टर के लिए हम डॉट सिंबल का यूज़ करते हैं। वही अगर हम आईडी सेलेक्टर बनाना चाहते हैं तो आईडी सेलेक्टर के लिए कौन-सा सिंबल यूज़ किया जाता है? तो वो हैश सिंबल यूज़ किया जाता है। वही अगर हम तीसरा बनाते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर, तो यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए कौन-सा सिंबल यूज़ किया जाता है? तो वो स्टार यूज़ किया जाता है। इसके साथ में जैसे कि डॉट के साथ में दे दिया गया P1 क्लास, हैश के साथ में दे दिया गया P1 आईडी लेकिन यूनिवर्सल के साथ में कोई कीवर्ड नहीं दिया जाता है। एक इसी तरीके से एलिमेंट सेलेक्टर होता है जिसे हम क्या कहते हैं एलिमेंट सेलेक्टर कहते हैं। एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है ये वेब पेज के सारे एलिमेंट वेब पेज के प्रत्येक एलिमेंट पर क्या होता है ऑटोमेटिक तरीके से अप्लाई हो जाता है। इसी तरीके से एक ग्रुप सेलेक्टर है। ग्रुप सेलेक्टर में क्या होता है मल्टीपल एलिमेंट रखे जाते हैं। ग्रुप ग्रुप सेलेक्टर अगर जैसे कि यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक बॉडी टैग के लिए हम सेलेक्टर बनाना चाहते हैं या पैसेज के लिए बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे पैसेज और जैसे कि हम इसका कलर कर देते हैं कलर रेड कर देते हैं तो क्या होगा इस वेब पेज में जितने भी पैसेज लगाए जाएंगे उनका टेक्स्ट कलर रेड होता रहेगा। वही अगर हम चाहते हैं कि पैसेज पैसेज के साथ साथ में H1 और H1 के साथ साथ में जैसे कि लगा देते हैं H4 H4 तो ये 3 एलिमेंट ले लेते हैं और इनके लिए प्रॉपर्टी लगाते हैं कि इसका जो कलर रहेगा वो कलर जैसे कि पिंक कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि वेब पेज के अंदर जहाँ पर भी पैसेज, हेडिंग 1, हेडिंग लेवल 4 यूज़ किया जाएगा तो उसका टेक्स्ट का कलर ऑटोमेटिक पिंक होता रहेगा क्योंकि यहाँ पर सेलेक्टर क्या है, कौन-सा सेलेक्टर ग्रुप सेलेक्टर बना हुआ है और जबकि ये सेलेक्टर पैसेज बना हुआ है। लेकिन क्लास सेलेक्टर जो होता है इसे क्या करना होता है कॉल करना होता है आप जहाँ पर इसे कॉल करेंगे उसी एलिमेंट पर लागू होगा। आईडी सेलेक्टर जिस एलिमेंट पे आप कॉल करेंगे उसी पर ही ये लागू होगा, ऑटोमेटिक तरीके से लागू नहीं होता है। जबकि जो यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है ये किस पे तो ये ऑल एलिमेंट यानी कि ये वेब पेज के प्रत्येक एलिमेंट को
एलिमेंट पर ऑटोमेटिक तरीके से लागू होता रहता है। अगला क्वेश्चन है, तो जैसे कि अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो यह एक कौन-सा सेलेक्टर बना हुआ है, बी ऑप्शन में जो पड़ा हुआ है, तो ये बॉडी के लिए एक एलिमेंट सेलेक्टर बना हुआ है। अगला आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द बॉर्डर। बॉर्डर की विड्थ स्पेसिफाई करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही प्रॉपर्टी है? तो उसके लिए बॉर्डर विड्थ क्या करता है? बॉर्डर की विड्थ स्पेसिफाई करता है। बॉर्डर स्टाइल के लिए क्या होता है? किसके लिए होता है? तो यह बॉर्डर का टाइप स्पेसिफाई करता है, जैसे कि टाइप में वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे कि आप सॉलिड देते हैं, सॉलिड बॉर्डर बनाते हैं, आप डबल बॉर्डर देते हैं, आप जैसे कि ग्रूफ बॉर्डर देते हैं, तो ये अलग-अलग स्टाइल देने के लिए हम क्या लगाते हैं? टेबल स्टाइल लगाते हैं। तो यहाँ पर बोथ कौन-सा ऑप्शन? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आता है व्हाट इज़ इमेज प्रॉपर्टी एनिमेटेबल? बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टी इनइमिटेबल, क्या बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टी इनइमिटेबल है कि बॉर्डर पर दिया जाने वाला जो इमेज है, बॉर्डर के रूप में लगाई जाने वाली इमेज है, उस इमेज को एनिमेटेबल किया जा सकता है, यानी कि उसको एनिमेशन लगाया जा सकता है। तो बॉर्डर पर एनिमेशन इमेज पर नहीं लगाया जा सकता है, तो ये नो रहेगा। अगला आता है व्हाट वैल्यू इज सेट टू बॉर्डर इमेज, what value is set to border collapse property to define border around each cell? तो प्रत्येक कोशिका यानी कि क्या दिया गया? अराउंड ईच सेल, प्रत्येक सेल के चारों तरफ को परिभाषित करने के लिए, चारों तरफ के बॉर्डर को परिभाषित करने के लिए बॉर्डर कोलैप्स संपत्ति पर कौन सा मान निर्धारित किया जाता है? यानी कि जितनी भी सेलें हैं, प्रत्येक सेल का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर को डिफाइन करना चाहते हैं हम, क्या करना चाहते हैं? डिफाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं? क्या उसे सेट करेंगे इनिट या इनहेरिट या कोलैप्स या सेपरेट? तो हमें क्या करना है? प्रत्येक पर स्पेसिफाई कराना है, बॉर्डर स्पेसिफाई कराना है, जैसे कि हमारे पास अगर एक टेबल बनी हुई है और इस टेबल में कितनी 4 सेलें हैं, तो चारों सेलों का बॉर्डर क्या है? यहाँ पर सेपरेट नहीं है, मर्ज किया गया है, तो इसमें क्या लगाया गया? कौन-सी प्रॉपर्टी? तो इसमें लगी हुई है बॉर्डर डैश कोलैप्स और इसकी वैल्यू क्या की गई है? कोलैप्स की गई है। तो ऐसे में यहाँ पर ये बॉर्डर सेल का बॉर्डर मर्ज हो चुका है, लेकिन एक जो टेबल बनाई गई है, इस टेबल में जो सेल हैं, उन सभी सेलों के बॉर्डर क्या हैं? सेपरेट है। जो भी सेल हैं, उन सभी सेलों का बॉर्डर अलग-अलग है और इस तरीके से अलग ही रखना चाहते हैं, लेकिन हमें बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी भी लगाना है, तो कौन सी वैल्यू सेट करेंगे? तो यहाँ पे हम लगाएंगे बॉर्डर डैश कोलैप्स और इसकी वैल्यू क्या कर देंगे? बॉर्डर डैश लगाएँगे यहाँ पे, बॉर्डर डैश कोलैप्स और इसकी वैल्यू कर देंगे सेपरेट। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? बॉर्डर को सेपरेट कर दिया जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच कर्सर प्रॉपर्टी वैल्यू इंडिकेट व्हिच कर्सर प्रॉपर्टी वैल्यू इंडिकेट दैट द प्रोग्राम इज़ बिज़ी। यानी कि जब कौन-सा कर्सर की वैल्यू यह दर्शाता है कि प्रोग्राम जो है वो बिज़ी है। प्रोग्राम बिज़ी होने पर जो हमारा कर्सर होता है, वो कर्सर किस तरीके से इंडिकेट कराया जाता है? हेल्प के रूप में, डिफ़ॉल्ट या ऑटो या वेट? तो वेट के रूप में इंडिकेट कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है द टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी डिफाइन द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट इन द एलिमेंट। तो जो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी होती है, वो किसी एलिमेंट में टेक्स्ट को किस अलाइनमेंट को परिभाषित करता है? हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को या वर्टिकल अलाइनमेंट को या दोनों को? तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है टेक्स्ट अलाइनमेंट, तो टेक्स्ट अलाइनमेंट जो होता है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ किस पे काम करता है? हॉरिज़ॉन्टल अलाइन करता है
और हॉरिज़ॉन्टल अलाइनमेंट में कौन-कौन सी वैल्यू मिलती हैं, तो जैसे कि हमें ये लेफ्ट पे काम करता है, इसके साथ-साथ में ये सेंटर पे काम करता है और सेंटर के साथ-साथ में ये राइट पे काम करता है, यानी कि यहाँ पर हम 3 वैल्यू सेट करते हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। वही अगर वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए तो वो कौन-सा लगाया जाता है, तो हम यहाँ पे लगाते हैं वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी। वर्टिकल अलाइन और वर्टिकल अलाइन भी 3 वैल्यू पे काम करता है, मुख्यतः वो कौन-कौन सी होती हैं, जैसे कि टॉप होता है, दूसरा सेंटर होता है और तीसरी जो वैल्यू होती है वो कौन-सी बॉटम होती है। तो हॉरिज़ॉन्टल अलाइनमेंट के लिए टेक्स्ट अलाइन होता है। अगला क्वेश्चन है, डज़ द जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी एक्सेप्ट नेगेटिव वैल्यू? जो जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है, क्या वो नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट करती है? तो जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, विच सीएसएस प्रॉपर्टी इज नॉट सपोर्टेड बाय द फायरफॉक्स ब्राउज़र? जो फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र, फायरफॉक्स क्या है? तो यह एक वेब ब्राउज़र है। इस वेब ब्राउज़र के द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सी सीएसएस की प्रॉपर्टी है, सीएसएस की वह कौन-सी प्रॉपर्टी है जिसे वह सपोर्ट नहीं करता है? टेक्स्ट इंडेंट तो इसे सपोर्ट करता है, स्क्रॉल बिहेवियर को भी सपोर्ट करता है, ओवरफ्लो को भी करता है, लेकिन व्यू पोर्ट को नहीं करता है। क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या गया है, नॉट सपोर्टेड, कौन सपोर्टेड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज द फीड फॉल बैक फॉन्ट? फॉल बैक फॉन्ट कौन सा होता है? तो फॉल बैक फॉन्ट किसे कहते हैं? फॉल बैक फॉन्ट जैसे कि तो वो सेरिफ जो होता है ये क्या है, फॉल बैक फॉन्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर डू वी स्टोर एक्सटर्नल स्टाइल शीट? एक्सटर्नल स्टाइल शीट को हम कहाँ संग्रहित करते हैं या कहाँ पर? तो पूछा जा रहा है वेयर डू वी स्टोर, कि हमें कहाँ स्टोर करना है, किसे, एक्सटर्नल स्टाइल शीट को। तो इस एक्सटर्नल स्टाइल शीट को जो हम संग्रहित करते हैं वो सीएसएस फाइल के रूप में सेव करते हैं और जिसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट सीएसएस होता है। अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन लाइन ऑफ कोड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेलेक्टर यूज? तो यहाँ पे सेलेक्टर का जो डेटा है ये हिंदी फॉन्ट पे एग्जीक्यूट हुआ है, यानी कि हिंदी फॉन्ट में अप्लाई हो गया है। यहाँ पर जो सेलेक्टर लगेगा वो दिया जाएगा जैसे कि हैश एम टू और फिर उसके बाद लगा देते हैं हम यहाँ पे बैकग्राउंड, प्रॉपर्टी दे देते हैं बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर हमें क्या कराना है, जैसे कि हमें येलो कराना है या ब्लैक कराना है और प्रॉपर्टी को टर्मिनेट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो ये कौन सा सेलेक्टर बना हुआ है, सीएसएस का एलिमेंट सेलेक्टर है या आईडी सेलेक्टर है या कॉम्बिनेटर सेलेक्टर है या ये सभी? तो यहाँ पे कौन सा सिंबल लगा हुआ है, हैश सिंबल। हैश सिंबल किसके के माध्यम से कौन सा सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर बनाया जाता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, द हेक्स कोड ऑफ रेड कलर? रेड कलर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हेक्स कोड होता है? तो हेक्स कोड हमेशा किससे स्टार्ट होता है, हैश सिंबल से स्टार्ट होता है और यहाँ पर ए ऑप्शन होता है। जो हेक्स कोड होते हैं यह किस पर आधारित होते हैं, वो आरजीबी पर आधारित होते हैं और यहाँ पर ये इसके 6 डिजिट में होते हैं, यानी कि आर जो होता है ये 2 वैल्यू लेता है, जी 2 वैल्यू लेता है, बी 2 वैल्यू लेता है, यानी कि 2 डिजिट वैल्यू लेता है। तो रेड अगर हम देखते हैं तो ये खुद ही रेड कलर यूनिक यहाँ पे है, तो ऐसे में क्या है, फुल रेड होने की वजह से ये दोनों क्या ले लेगा, मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि फुल रेड है, मैक्सिमम वैल्यू कर दिया जाएगा, ग्रीन की वैल्यू 0 हो जाएगी दोनों और ब्लैक की भी वैल्यू कैसी 0 हो जाएगी। तो रेड कलर का कोड क्या बन रहा है, डबल एफ और जी 4 टाइम 0 और यह कोड है तो कोड की शुरुआत किससे हो रही है, हैश सिंबल से, तो क्या बन जाएगा, हैश 000 हैश डबल एफ 000 हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, इन सीएसएस व्हाट डज एचएसएल स्टैंड फॉर?
सीएसएस में एचएसएल का फुल नेम क्या है? तो यहाँ पे फुल नेम पूछा जा रहा है कि एचएसएल का मतलब क्या है? तो हाई और सैचुरेशन एंड लाइटनेस, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग सीएसएस प्रॉपर्टी व्हिच प्रॉपर्टी इज नॉट अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी? निम्नलिखित में से सीएसएस प्रॉपर्टी में से कौन सी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी नहीं है? तो जैसे कि आप बैकग्राउंड के लिए क्या कर सकते हैं, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बना सकते हैं, पैडिंग के लिए भी शॉर्ट हैंड यूज कर सकते हैं, बॉर्डर के लिए भी क्या कर सकते हैं, शॉर्ट हैंड यूज कर सकते हैं। लेकिन आप डिस्प्ले के लिए शॉर्ट हैंड नहीं कर सकते हैं, यानी कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी को शॉर्ट में आप नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि बॉर्डर के लिए आप क्या करते हैं, शॉर्ट हैंड के रूप में आपने बॉर्डर का बस हमें सिंटैक्स को फॉलो करते हुए आपने पहले पिक्सल यानी कि साइज दे दिया, फिर बॉर्डर का स्टाइल बता दिया कि हम सॉलिड रखना चाहते हैं, फिर उसके बाद कलर बता दिया कि हम ग्रीन कलर देना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या हो गई, ये बॉर्डर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी हो गई। उसी तरीके से अगर हम बैकग्राउंड में क्या करना चाहते हैं, कलर देना चाहते हैं, तो आपने कलर दे दिया। अगर हम कोई इमेज देना चाहते हैं, तो आपने उस इमेज का यूआरएल दे दिया, और यूआरएल देने के बाद उसको रिपिटेशन नन यानी कि हमें उसे रिपीट कराना है, तो आपने रिपीट प्रॉपर्टी यानी कि यहाँ पर नो रिपीट कर दिया, नो रिपीट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टी को एक ही साथ में लिख पा रहे हैं। तो ये क्या हो जाती है, शॉर्ट हैंड। उसी तरीके से पैडिंग, लेफ्ट की पैडिंग, राइट की पैडिंग एक साथ में दे पाते हैं। तो डिस्प्ले को शॉर्ट हैंड नहीं किया जा सकता है। अगला, विच इज द करेक्ट सीएसएस स्टेटमेंट इज यूज टू रिमूव द मार्कर्स और बुलेट्स? यानी कि जो भी हमारे पास बुलेट्स या मार्कर्स मिल रहे हैं किसमें, लिस्ट में, और बुलेट्स कहाँ हमें मिलते हैं, अनऑर्डर्ड। जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है उस अनऑर्डर्ड लिस्ट में बुलेट्स अप्लाई किए जाते हैं। अगर हम इन्हें क्या करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सी सही सीएसएस प्रॉपर्टी होगी? तो इसके लिए हम लगाएंगे लिस्ट स्टाइल टाइप नन, कि हमें लिस्ट का जो प्रकार करना है वो क्या करना है, नन करना है। अगला क्वेश्चन है, एचटीएमएल एलिमेंट आर पोजीशन बाय डिफॉल्ट? एचटीएमएल एलिमेंट जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट किस पोजीशन पर रखे जाते हैं, स्टैटिक पोजीशन पर सेट होते हैं, या डायनेमिक फिक्स्ड पर रहते हैं, या रिलेटिव होते हैं, या नन होते हैं? तो एलिमेंट की अगर हम पोजीशन देखते हैं तो हमें सीएसएस में एक पोजीशन प्रॉपर्टी मिलती है, और इस पोजीशन प्रॉपर्टीज की वैल्यू जैसे कि हमें एक स्टैटिक मिल जाती है, और इसके साथ साथ में हमें एक फिक्स्ड मिल जाती है। फिक्स्ड के साथ साथ में हमें एक रिलेटिव प्रॉपर्टी पोजीशन प्रॉपर्टी मिलती है, पोजीशन वैल्यू मिलती है, रिलेटिव कर सकते हैं और अब्सोल्यूट कर सकते हैं। तो ये हमें वैल्यू मिल जाती है। तो इनमें से जो डिफ़ॉल्ट होती है वो डिफ़ॉल्ट कौन-सी होती है? स्टैटिक होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाता है। तो जब भी पूछा जाता है सीएसएस की पोजीशन प्रॉपर्टी कौन-कौन सी हैं, तो स्टैटिक है, फिक्स्ड है, रिलेटिव है और अब्सोल्यूट है। अगला है, व्हाट आर द वैलिड वैल्यू फॉर पोजीशन प्रॉपर्टी? पोजीशन प्रॉपर्टी के लिए निम्नलिखित में से कौन-कौन सी वैलिड वैल्यू है, यानी कि पोजीशन प्रॉपर्टी पर कौन-कौन सी वैल्यू आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं? ब्लॉक, तो ब्लॉक जो होता है ये डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है, ना कि ये पोजीशन की प्रॉपर्टी है। तो ऐसे में ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। फिर दूसरा, यहाँ पर भी ब्लॉक लगा हुआ है। ब्लॉक किस प्रॉपर्टी की वैल्यू है? तो ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी की वैल्यू है, कि हम डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं, डिस्प्ले इनलाइन करते हैं और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करते हैं। फिर यहाँ पे मिल जाता है स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, अब्सोल्यूट एंड नन। नन की हमें यहाँ पे नहीं मिलती है, नन भी किसमें मिल जाता है, तो नन की वैल्यू हमें जैसा कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी में मिल जाता है, लेकिन पोजीशन प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं होती है। बट पोजीशन की प्रॉपर्टी जैसे कि हमें स्टैटिक मिलती है, स्टैटिक क्या, जैसा कि इससे पीछे क्वेश्चन में देखा कि ये डिफ़ॉल्ट पोजीशन प्रॉपर्टी होती है। इसके साथ-साथ में हमें रिलेटिव भी मिलती है, फिक्स्ड भी मिलती है, अब्सोल्यूट भी मिलती है और एक हमें स्टिकी पोजीशन भी मिलती है। तो किसी भी एलिमेंट को सीएसएस की पोजीशन प्रॉपर्टी के माध्यम से 5 प्रकार से पोजीशन किया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है विच सीएसएस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट की ओपेसिटी सेट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे? तो ओपेसिटी सेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ओपेसिटी प्रॉपर्टी यूज करते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? ओपेसिटी की वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं। वो वैल्यू आप चाहें 0.1 से लेकर के कहाँ तक 1 तक एग्जीक्यूट करा सकते हैं। जो मैक्सिमम ओपेसिटी होती है वो क्या होती है? जो ये मैक्सिमम है और जबकि ये कितनी मिनिमम होती है। और ओपेसिटी क्या करती है? तो यह ऑब्जेक्ट के या कंटेंट को क्या कर देती है? ट्रांसपेरेंट बनाती है। अगला विच सीएसएस फंक्शन परफॉर्म अ कैलकुलेशन टू बी यूज्ड एज द प्रॉपर्टी वैल्यू। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन होता है या कैल जो प्रॉपर्टी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है कि अगर हम प्रॉपर्टी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सा फंक्शन होगा? तो वो कैल्क फंक्शन यूज करते हैं। तो ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन अगर दिया गया है कि कौन सा सीएसएस फंक्शन है जो क्या करता है कि प्रॉपर्टी वैल्यू के रूप में उपयोग किए जाने वाली गणना करता है तो वो कैल्क हो जाएगा। फिर अगला आता है, अब यहाँ पे ये कैल्क लिब्रे ऑफिस कैल्क से नहीं लिया गया, ये कैल्क क्या है? फंक्शन बना हुआ है। इसका मतलब है कैलकुलेशन। ये जो कैलकुलेशन या वर्ड है इसी को सॉर्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है विच सीएसएस फंक्शन यूज द लार्जेस्ट वैल्यू। सीएसएस में जो मैक्सिमम वैल्यू या लार्जेस्ट सबसे बड़ी वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? तो यहाँ पर भी मैक्स फंक्शन यूज करेंगे। जिस तरीके से मैक्स वर्ड फंक्शन किसके लिए किस वर्ड से लिया गया है? तो यह मैक्सिमम वैल्यू से लिया गया, इसी के 3 कैरेक्टर उठाए गए हैं। अगला आता है विच फंक्शन यूज द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए कौन होगा? मिन फंक्शन होगा। तो ये मिनिमम से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आता है इन हाउ मेनी वे कैन सीएसएस बी एडेड टू एचटीएमएल। सीएसएस को एचटीएमएल में ऐड करने के कितने तरीके होते हैं या कितने तरीके से हम सीएसएस को ऐड करते हैं? तो 3 तरीके से ऐड करते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो जैसे कि हमें एक जो सीएसएस का तरीका है जिसे हम क्या कहते हैं? इनलाइन इनलाइन स्टाइल शीट या इनलाइन सीएसएस। और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है इंटरनल। हम इंटरनल या एम्बेडेड भी इसे कहा जाता है। एम्बेडेड का यूज करते हैं और जो तीसरी स्टाइल शीट होती है वो कौन सी होती है? वो होती है एक्सटर्नल। इनलाइन सीएसएस के लिए हम क्या करते हैं? स्टाइल एट्रीब्यूट टैग के साथ में स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। स्टाइल जबकि इंटरनल या एम्बेडेड सीएसएस को लागू कराने के लिए या अप्लाई करने के लिए क्या यूज करते हैं? तो वो हम स्टाइल टैग यूज करते हैं और इसके बीच में ही क्या करती की जाती है? स्टाइल को डिफाइन किया जाता है। और इसे कहाँ रखा जाता है? स्टाइल को टैग को तो इसे हेड के अंदर रखा जाता है। जबकि एक्सटर्नल सीएसएस फाइल जो होती है इसे जो है प्रयोग करने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? तो इसे लिंक टैग के माध्यम से क्या करते हैं? लिंक करते हैं, लिंक टैग लगाते हैं, एसआरसी एट्रीब्यूट लगाते हैं और फिर इसके बाद यूआरएल या वो एड्रेस देते हैं जहाँ पर एक्सटर्नल स्टाइल शीट को सेव करके रखा गया है। तो 3 तरीके से हम एचटीएमएल में क्या कर सकते हैं? सीएसएस को अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द स्टाइल इन इंटरनल सीएसएस रेफर टू। तो जो यहाँ पर स्टाइल टैग है इंटरनल सीएसएस में स्टाइल जो होता है ये किसे संदर्भित करता है? तो ये स्टाइल क्या है? इंटरनल सीएसएस में जब हम इंटरनल सीएसएस यूज करेंगे या एम्बेडेड सीएसएस यूज करेंगे तो स्टाइल टैग यूज करेंगे। जब स्टाइल टैग यूज करेंगे तो ये स्टाइल टैग है क्या? तो यह एक एचटीएमएल टैग है। अगला क्वेश्चन आता है कैन वी लिंक मल्टीपल स्टाइल शीट टू अ सिंगल पेज। क्या हम मल्टीपल स्टाइल शीट
मल्टीपल स्टाइल शीट लिंक अ मल्टीपल स्टाइल शीट इन अ सिंगल पेज, यानी कि एक पेज में केवल एक ही स्टाइल शीट लिंक कर सकते हैं या एक से अधिक लिंक कर सकते हैं। तो हम एक से अधिक जो स्टाइल शीटें लिंक कर सकते हैं। और ये कहाँ लिंक की जाती हैं, जैसे कि सबसे हम क्या पहले क्या करते हैं, एचटीएमएल टैग लगाते हैं। एचटीएमएल के बाद में हम हेड में लिंक टैग लगाते हैं कि हमने हेड सेक्शन बनाया और हेड के अंदर लगा दिया लिंक टैग। लिंक टैग रिलेट क्या कर रहे हैं, तो रिलेटिव है जो हमारी फाइल वो क्या है, इस तो इसके लिए हम दे देते हैं कि स्टाइल शीट हम यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं। स्टाइल शीट डॉट सी एस एस एक्सटेंशन है और इसका ये कहाँ पर हमारे सिस्टम में स्टोर की गई है, किस फोल्डर में, src लगा करके, जैसे कि एड्रेस दे देते हैं कि डी ड्राइव में सी एस एस के नाम से फाइल सेव है या स्टाइल सीट सी एस एस में स्टाइल वन के नाम से सेव है और इसका एक्सटेंशन सी एस एस है। तो इस तरीके से ये लिंक हो जाएगी सीट। इसी तरीके से दूसरी अगर लिंक है तो दूसरी फाइल को लिंक करना, दूसरा लिंक टैग लगाएंगे। तो इस तरीके से मल्टीपल फाइलों को हम क्या कर सकते हैं, एक ही पेज में लिंक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द CSS प्रॉपर्टी यूज्ड टू चेंज टेक्स्ट साइज। टेक्स्ट का साइज चेंज करने के लिए कौन सी CSS प्रॉपर्टी है, तो वो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, टेक्स्ट का साइज बदलती है। फॉन्ट फैमिली क्या करती है, तो ये टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट टाइप बोल सकते हैं या इसके से आप फॉन्ट टाइप भी बोलते हैं कि फॉन्ट का प्रकार बदलने के लिए या फॉन्ट की फैमिली बदलने के लिए, फॉन्ट फैमिली बदलने के लिए, तो इन सारी चीज़ों को यानी कि अलग-अलग कीवर्ड हैं, तो ये बदलने के लिए हम फॉन्ट फैमिली यूज़ करेंगे। लेकिन पूछा जा रहा है टेक्स्ट साइज़, साइज़ के लिए क्या यूज़ करेंगे, फॉन्ट साइज़। अगला आता है, दिस इज इन दिस लाइन द कोड आइडेंटिफाई द सेलेक्टर। निम्नलिखित लाइन में कोड जो दिया गया, निम्नलिखित कोड जो दिया गया है उसमें कौन सा सेलेक्टर यूज किया गया है यह बताना है। अब यहाँ पर जो कोड लिखा गया है वो क्रुतदेव फॉन्ट पर कन्वर्ट हो गया है, तो इसे हम फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो कोड यहाँ पर हमने दे रखा था वो, जैसे कि हम एक पी टैग लगा पी यहाँ पे लगाते हैं और इसके आगे हम दे देते हैं बॉर्डर स्टाइल कर्ली ब्रैकेट के अंदर बॉर्डर, और बॉर्डर हमें देना है 3 पिक्सल का। कैसा देना है, डबल देना है और डबल किस कलर में देना है, तो वो हमें ब्लू कलर में देना है। प्रॉपर्टी को टर्मिनेट करते हैं और सेलेक्टर को क्लोज करते हैं, स्टाइल को क्लोज करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे जो सेलेक्टर बना हुआ पी क्या है, एक सेलेक्टर है, तो ये कैसा सेलेक्टर है, एलिमेंट सेलेक्टर है या बॉर्डर सेलेक्टर है। तो इन दिस लाइन द कोड आइडेंटिफाई द सेलेक्टर। तो इनमें ये हमें यह बताना है कि इसमें सेलेक्टर कौन है, बॉर्डर सेलेक्टर है या पी सेलेक्टर है या डबल। तो यहाँ पर पी क्या है, एक सेलेक्टर है और ये कैसा सेलेक्टर है, तो यह है एलिमेंट सेलेक्टर। यह एलिमेंट सेलेक्टर बना हुआ है, क्योंकि अगर इससे पहले हैश लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा आईडी सेलेक्टर, पी से पहले डॉट लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा क्लास सेलेक्टर। अगला क्वेश्चन है, द कलर रेड इन CSS कैन बी नोन एज। तो यहाँ पे जो ये दिया गया है सिंटैक्स की कलर कॉलन रेड, तो यह CSS में किस नाम से जाना जाता है या CSS के अंदर इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम CSS में क्या कहेंगे, वैल्यू कहेंगे या डिक्लेरेशन कहेंगे या सेलेक्टर या रूल कहेंगे कि ये नियम दिया गया है या वैल्यू दी गई। तो यहाँ पर केवल वैल्यू तो है नहीं, कलर क्या है, प्रॉपर्टी लगी हुई है और यहाँ पर रेड क्या है, वैल्यू है। तो सिर्फ वैल्यू नहीं, ये कोई सेलेक्टर तो है नहीं, इसके साथ साथ में नियम भी नहीं, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि यह एक डिक्लेरेशन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच सेलेक्टर डू वी यूज टू स्पेसिफाई द रूल फॉर बाइंडिंग सम पार्टिकुलर यूनिक एलिमेंट। क्या करना है, हमें बाइंड कराना है, तो किसी अद्वितीय तत्व को बाइंड करने के लिए यानी किसी
यूनिक एलिमेंट को बाइंड करने के लिए, नियम को निर्दिष्ट करने के लिए हम किस सेलेक्टर का उपयोग करते हैं? तो जहाँ पर भी यूनिक एलिमेंट आ जाए और यूनिक एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं सेलेक्टर के साथ में, तो यूनिक सेलेक्टर कौन सा होता है? आईडी होता है। अगला क्वेश्चन आता है, और आईडी सेलेक्टर डिफाइन करने के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? हैश सिंबल होता है। कॉल करने के लिए एट्रीब्यूट जैसे कि हैश div के नाम से यहाँ पर एक सेलेक्टर बना दिया div1 के नाम से, और इसमें दे दिया गया है बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। तो यह स्टाइल लिखी गई है। तो जहाँ पर भी इसे यूज़ किया जाता है, जैसे कि अगर हम एक डिव के अंदर ही यूज़ करते हैं तो कौन सा यहाँ पे एट्रीब्यूट लगाएंगे? आईडी एट्रीब्यूट लगाएंगे, और यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे किसको? div1 को कॉल कर लेंगे। तो अब इस डिव पर क्या हो जाएगा? 2 पिक्सल का बॉर्डर सॉलिड कलर का रेड, वो सॉलिड रेड बॉर्डर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, in an HTML page, which of these tag is used for embedding CSS? तो जो अगला क्वेश्चन है, HTML पेज में CSS को एम्बेडेड करने के लिए इनमें से किस टैग का यूज किया जाता है? तो एम्बेडेड स्टाइल को लगाने के लिए या स्टाइल को देने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सी स्टाइल टैग यूज करते हैं। स्टाइल टैग लगाते हैं, उसके बाद CSS के रूल लिखते हैं, किसमें? कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर्टीज लगाते हैं, यहाँ पे सेलेक्टर देते हैं, कौन सा सेलेक्टर बनाना है वो डिफाइन करते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं? सेलेक्ट टैग को, वो स्टाइल सेलेक्ट नहीं, हम लास्ट में क्या कर लेते हैं? स्टाइल टैग को क्लोज कर लेते हैं। और फिर इसके बाद, और स्टाइल टैग कहाँ रखा जाता है? हेड टैग के अंदर रखा जाता है। हेड टैग क्लोज करते हैं, जिसके बाद में हम बॉडी स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, which of these function would convert the color of an element by the filter property to gray shade for use? तो इनमें से कौन सा फंक्शन उपयोग के लिए फिल्टर प्रॉपर्टीज के लिए कौन सा फंक्शन है? क्योंकि फंक्शन का जो सिंटेक्स रहता है, या फंक्शन की जो पहचान होती है कि जो फंक्शन का नेम दिया गया होगा उसके लास्ट में क्या यूज किए जाएंगे? पैरेंथेसिस। तो ये पैरेंथेसिस लगा हुआ है, इसका मतलब है फंक्शन की तरह काम करेगा। ये एक तरीके से फंक्शन दिए गए हैं, लेकिन कौन सा फंक्शन है जो क्या करेगा? एलिमेंट की फिल्टर प्रॉपर्टी लगाएगा, और फिल्टर प्रॉपर्टी में क्या फिल्टर करेगा? ग्रे सेड करेगा। तो इसके लिए जो कौन सा है? ग्रे स्केल फंक्शन लागू होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज फंक्शन इज द 2D ट्रांसफॉर्मेशन 2D ट्रांसफॉर्मेशन इन द मैट्रिक्स फॉर्मेट? तो इनमें से कौन सा फंक्शन मैट्रिक्स प्रारूप में 2D परिवर्तन है? तो मैट्रिक्स प्रारूप में जो 2D परिवर्तन करेगा तो वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे मैट्रिक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ दीज इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वैल्यू फॉर द फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी? इनमें से कौन सा फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी के लिए उचित वैल्यू नहीं है या उचित मान नहीं है? स्मॉल कैप्स, लार्ज कैप्स, डिफॉल्ट, इनहेरिट। तो यहाँ पर जो फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी के लिए जो एप्रोप्रिएट विच इज द इज नॉट एप्रोप्रिएट का मतलब जो उचित वैल्यू नहीं है, तो उचित वैल्यू कौन सा नहीं होगा? लार्ज कैप्स नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है, विच वैल्यू इज स्लाइटली बोल्डर विद वेट देन द स्टैंडर्ड बोल्ड इन द फॉन्ट एट्रीब्यूट? तो फॉन्ट विशेषता में मानक बोल्ड की तुलना में कौन सा मान थोड़ा अधिक बोल्ड होता है? तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड बोल्ड की तुलना में थोड़ा सा क्या होगा? कम। थोड़ा सा अधिक बोल्ड जो करेगा वो कौन करेगा? डार्क करेगा। यानी कि जो स्टैंडर्ड बोल्ड होने का मतलब जो हम बी टैग लगाते हैं, या जो बी टैग लगाते हैं, ये तो HTML का है,
बट बोल्ड के लिए कौन-सी प्रॉपर्टी अगर पूछा जाता है बोल्ड करने के लिए कौन-सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो वो प्रॉपर्टी होती है फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट वेट और इसकी वैल्यू क्या कर देते हैं बोल्ड कर देंगे। जब बोल्ड कर देंगे और दूसरा हम इसकी वैल्यू डार्क कर दे सकते हैं। तो बोल्ड करने से थोड़ा-सा लाइट रहता है लेकिन डार्क करने से और भी ज़्यादा ये डार्क हो जाता है। अगला आता है द सीएसएस प्रॉपर्टी दैट इज़ इक्विवेलेंट टू द अलाइन एट्रिब्यूट। सीएसएस संपत्ति जो अलाइसमेंट यानी कि सीएसएस की प्रॉपर्टी जो बराबर है, किसके बराबर है? अलाइन एट्रिब्यूट के बराबर है। तो अलाइन एट्रिब्यूट के बराबर कौन-सी है? वो होती है फ्लोट। क्योंकि अलाइन एट्रिब्यूट जो लगाया जाता है एलिमेंट पर, वो क्या करता है? जैसे कि अगर टेबल पर लगाया गया तो टेबल को अलाइन कराता है, ना कि टेबल के टेक्स्ट को। अगर div पे लगाया गया तो div के अंदर दिए जाने वाले टेक्स्ट को अलाइन नहीं कराता है बल्कि पूरे div को ही अलाइन करा देता है। तो ठीक वैसे ही क्या है कि अगर हम div की फ्लोट वैल्यू कर देते हैं, तो div को जब हम वैल्यू उसकी फ्लोट करेंगे या div की पोज़ीशन जब फ्लोट करते हैं, तो ऐसे में वो भी क्या हो जाता है कि डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को ही अलाइन कराता है, ना कि उस ऑब्जेक्ट के कंटेंट या टेक्स्ट को अलाइन करा रहा है। अगला आता है नो सिग्नल integrated specification exists because it gets split into various separate module। कोई नो सिग्नल नहीं सिंगल है नो सिंगल कोई एकल एकीकृत विनिर्देश मौजूद नहीं है क्योंकि यह विभिन्न अलग-अलग मॉड्यूल में विभाजित है। इट गेट स्प्लिट इनटू वेरियस सेपरेट मॉड्यूल कौन अलग-अलग मॉड्यूल में विभाजित है सीएसएस 4 या 3 या 2 या 1 तो सीएसएस 4 जो है ये अलग-अलग वर्जन में डिवाइड है। अगला क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द सीएसएस प्रॉपर्टी फॉर मैनिपुलेटिंग द रूबी पोजीशन that are small annotation next to or on top of word especially common in the Japanese Chinese। तो रूबी स्थिति में हेरफेर करने के लिए सीएसएस प्रॉपर्टी का वर्णन करता है रूबी क्या करता है पोजीशन में को मैनिपुलेट कराने के लिए पोजीशन को हेरफेर करने के लिए क्या करेगा यह स्मॉल एनोटेशन का यूज करेगा सीएसएस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए जो शब्दों के आगे ऊपर या छोटे एनोटेशन होते हैं, स्मॉल एनोटेशन होते हैं, यह विशेष रूप से जापानी और चीनी में यानी कि जापान और चीन में प्रोसेस में क्या है आम है, तो वो क्या होगा रूबी। रूबी डिस्क्राइब द सीएसएस प्रॉपर्टी यानी कि यहाँ पे आंसर आ जाएगा रूबी डिस्क्राइब द सीएसएस प्रॉपर्टी जो रूबी है वह रूबी स्थिति में हेरफेर करने के लिए सीएसएस की प्रॉपर्टी का वर्णन करता है या उनको समर्थन करता है जो शब्दों के आगे या ऊपर या छोटे नोटेशन होते हैं और यह विशेष रूप से जापानी या चीनी प्रॉपर्टीज गुणों में प्रयोग किए जाते हैं। अगला आता है व्हाट टैग डू यू डायरेक्टली राइट द स्टाइल रूल within a document found within the document head। तो वह कौन सा टैग होता है जो डॉक्यूमेंट के शीर्ष में पाए जाने वाले डॉक्यूमेंट में शैली नियमों यानी कि स्टाइल रूल्स को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है तो दिया गया है व्हाट टैग कौन सा टैग यू डायरेक्टली राइट ऑन द राइल द स्टाइल जिस टैग के अंदर आप क्या करते हैं स्टाइल के नियम लिखते हैं और यह जो पाया जाता है वो डॉक्यूमेंट के किस पार्ट में पाया जाता है हेड पार्ट में तो कौन सा होगा स्टाइल टैग होगा क्योंकि हम पहले क्या लगाते हैं हेड लगाते हैं और हेड के अंदर ही क्या करते हैं स्टाइल टैग देते हैं और स्टाइल टैग के अंदर क्या करते हैं पहले हम बनाते हैं सेलेक्टर और सेलेक्टर के बाद कर्ली ब्रैकेट में स्टाइल के नियम लिखते हैं जिसके बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं स्टाइल टैग को क्लोज करते हैं और फिर इसके बाद हेड को क्लोज करते हैं तो एक्चुअल तरीके से जो स्टाइल लिखी गई है वो कहाँ है स्टाइल टैग के अंदर लिखी गई है और स्टाइल टैग कहाँ है तो हेड टैग के अंदर है अगला क्वेश्चन है द स्क्रीन मीडिया टाइप कैन बी यूज विथ
जो स्क्रीन मीडिया प्रकार का उपयोग इसके साथ में किया जाता है, तो स्क्रीन मीडिया कंप्यूटर डिवाइस पर प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन इज़ नॉट द आइडियो एलिमेंट एट्रिब्यूट? तो इनमें से कौन-सा आइडियो एलिमेंट का एट्रिब्यूट नहीं है? जो हम आइडियो एलिमेंट यूज़ करते हैं HTML5 का टैग है या HTML5 में हमें जो एक नया टैग दिया गया है, उस पर हम कौन-कौन से एट्रिब्यूट नहीं लगा सकते हैं? कंट्रोल एट्रिब्यूट लगाते हैं। कंट्रोल एट्रिब्यूट क्या करता है हमें जैसे कि प्ले, पॉज़ और वॉल्यूम चेंज करने की सुविधा देता है। एसआरसी एट्रीब्यूट लगाते हैं, ये क्या करता है, एड्रेस को रखता है, जिस एड्रेस पर आपका ऑडियो फाइल सेव है। लूप क्या करता है, तो ये रिपीट कराता है, यानी कि ये लूपिंग कराता है या रेपिटेशन जिसे बोलते हैं कि ऑडियो प्ले हो जाएगा, पूरा प्ले हो गया है और फिर से पुनः स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन चेक कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जो ऑडियो टैग के साथ में यूज़ किया जा रहा हो। अगला the CSS property that is primarily used for giving a line over a text would be, तो वह कौन सी CSS प्रॉपर्टी है, और कौन सी CSS प्रॉपर्टी है जिसका प्रयोग मुख्यतः किसके लिए, गिविंग अ लाइन ओवर आ टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन देने के लिए हम यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, अंडरलाइन कहाँ है लाएगा, नीचे लाएगा। लाइन थ्रू, ओवरलाइन, तो ओवरलाइन कहाँ ले लाइन लाइन ले जाएगा, ये ऊपर ले जाएगा। तो इसके लिए डी ऑप्शन सही हो जाता है, टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज मेजरमेंट वुड डिफाइन अ मेजरमेंट दैट इज रिलेटिव टू द एक्स हाइट ऑफ अ फॉन्ट? तो CSS इनमें से कौन सा यूनिट है, यानी कि इनमें से कौन सा मेजरमेंट, मेजरमेंट का मतलब माप, कौन सा माप है जो ऐसे माप को परिभाषित करेगा जो किसी फॉन्ट की एक्स ऊंचाई से संबंधित है। जो क्या कर रहा है, किसी भी फॉन्ट की एक्स हाइट ऑफ फॉन्ट, किसी भी फॉन्ट की एक्स हाइट से संबंधित है, तो वो कौन सा हो जाएगा, ई एक्स हो जाएगा। पी एक्स क्या होता है, तो यह पिक्सल से रिलेटेड है। पीटी क्या होता है, तो ये पॉइंट होता है, इसका मतलब होता है पॉइंट, इसका मतलब क्या है, पिक्सल। अगला which property set the actual amount of spacing between the various letter? कौन सी प्रॉपर्टी होती है, which property, और किसकी प्रॉपर्टी होगी, CSS की प्रॉपर्टी होगी, जो एक्चुअली तरीके से क्या सेट करता है, सेट द अमाउंट ऑफ स्पेसिंग बिटवीन द वेरियस करेक्टर लेटर्स, अक्षरों यानी कि लेटरों के बीच में स्पेस डिफाइन करने के लिए या निर्धारित करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लेटर स्पेसिंग या लेटर स्पेस या लेटर हाइट या स्पेस, तो इसके लिए हम लेटर स्पेस का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच CSS 3 कलर फीचर, CSS 3 लेवल, CSS का जो वर्जन 3 है उसका जो कलर फीचर है, CS3 कलर फीचर कुड बी यूज एज अ मैक्रो फॉर एनी करेंट कलर। तो किस CSS3 कलर फीचर का उपयोग किसी भी मौजूदा कलर के लिए मैक्रो के रूप में, यूज एज अ मैक्रो, मैक्रो के रूप में यूज किया जाता है, किसके लिए, किसी भी करंट कलर के लिए। तो किस CSS कलर फीचर का उपयोग किसी भी मौजूदा कलर के लिए मैक्रो के रूप में किया जा रहा है, तो वो होगा करंट कलर कीवर्ड। अगला क्वेश्चन है विच CSS3 कलर फीचर इज लाइक अ RGB कलर? कौन सा CSS3 का कलर फीचर है जो RGB कलर एंड एड्स अ अल्फा चैनल वैल्यू शो एज टू स्पेसिफाई कलर ओपेसिटी? यानी कि हिंदी में यह होगा कि कौन सा CSS3 कलर फीचर RGB कलर की तरह है और कलर की अपारदर्शिता, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया, ओपेसिटी, ओपेसिटी का मतलब ट्रांसपेरेंसी, कलर की अपारदर्शिता निर्दिष्ट करने के लिए अल्फा चैनल मान जोड़ता है, क्या जोड़ता है, एड्स द अल्फा चैनल वैल्यू। तो अल्फा चैनल वैल्यू के लिए RGB ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है विच सेलेक्टर सेलेक्ट एनी एलिमेंट इन केस इट इज द ओनली चाइल्ड एलिमेंट ऑफ इट्स पेरेंट एलिमेंट विथ इट टाइप। कौन सा सेलेक्टर है विच सेलेक्टर कौन सा सेलेक्टर किसी एलिमेंट का सेलेक्ट को सेलेक्ट करता है यदि वह अपने प्रकार के साथ अपने पेरेंट एलिमेंट का मात्र एक चाइल्ड है, यानी कि वह अपने प्रकार का जो ही पेरेंट है, जो वो जिस प्रकार का है उसी प्रकार का उसका पेरेंट है और उस पेरेंट का वह क्या है एक सिंगल चाइल्ड ओनली वन चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट। तो इसके लिए क्या हो जाएगा लगाएंगे सूडो क्लास ओनली ऑफ टाइप। अगला which of these protocol would enable a hyperlink to easily access any file on the available local file system। तो इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल हाइपरलिंक को उपलब्ध स्थानीय फाइल या लोकल फाइल सिस्टम पर भी फाइल तक आसानी से पहुंचने में सक्षम करेगा? तो वो कौन सा हो जाएगा फाइल प्रोटोकॉल हो जाएगा। अगला आता है विच प्रॉपर्टी इज यूज टू डिफाइन द बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर डिफाइन करने के लिए कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है। अगला और अगर यहाँ पे बैकग्राउंड बीजी कलर पूछा जाता है तो ये बीजी कलर प्रॉपर्टी नहीं है ये क्या है एट्रीब्यूट। यह एट्रीब्यूट है और किसका एट्रीब्यूट है तो एचटीएमएल का है। अगला फॉर्म द गिवन ऑप्शन विच इज आर द वैलिड वे टू रिप्रेजेंट अ कलर। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कलर को आइडेंटिफाई कराने का या यहाँ पर शो कराने का वैलिड सिंटैक्स है। तो वैलिड कलर नेम लाइक ब्लू तो यहाँ पे डायरेक्टली कलर का नेम दिया गया ये भी सही है। यहाँ पे हेक्स कोड दिया गया। अब जैसे कि हेक्स कोड को अगर हमने देखा कि जो प्राइमरी कलर क्या है आरजीबी तीन कलर हैं तो ये क्या करता है दो डिजिट ये ले लेता है और टू डिजिट ये ले लेता है और टू डिजिट क्या करता है ये लेता है। अगर रेड बिल्कुल नहीं होगा तो दोनों वैल्यू जीरो होंगी, ग्रीन बिल्कुल नहीं होगा तो दोनों जीरो वैल्यू जीरो होंगी और केवल ब्लैक होगा तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 255 कर दी जा रही है। तो ऐसे में या मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कोड के रूप में क्या कर दी जाएगी मैक्सिमम वैल्यू अगर हम देखते हैं हेक्साडेसिमल कोड की जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है एफ है तो दोनों डिजिट को क्या कर दिया जाएगा एफ पे डाल दिया जाएगा तो ये कोड किसका बन जाएगा ब्लू का बन जाएगा। ये फुल ब्लू है। फिर उसी तरीके से आरजीबी फर्स्ट वैल्यू जीरो कर दी जाती है दूसरी वैल्यू जीरो कर दी जाती है और फिर दूसरी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ये किसके अकॉर्डिंग है तो ये आपका आ जाता है कि कैरेक्टर वैल्यू के अकॉर्डिंग जो कैरेक्टर की रेंज है वो कितनी है मैक्सिमम 0 से 255 होती है। 0 का मतलब यहाँ पर रिप्रेजेंट अवेलेबल नहीं है ये कलर और 255 का क्या है कि हाईएस्ट अवेलेबिलिटी है इसकी। तो ऐसे में यह भी सही हो जाता है तो ऑल ऑफ अबव ऑप्शन सही है। अगला विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू डिफाइन द फॉन्ट ऑफ द एलिमेंट टेक्स्ट। तो अगर हम एलिमेंट के जो टेक्स्ट है एलिमेंट में दिया जाने वाला टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के लिए हम कोई भी फॉन्ट डिफाइन करना चाहते हैं तो फॉन्ट डिफाइन करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो उसके लिए हम फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है टू मेक अ टेक्स्ट इटैलिक विद सीएसएस प्रॉपर्टी। टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी यूज करेंगे फॉन्ट या फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट फैमिली या ऑल ऑफ अबव। तो इनमें से कौन सा आ जाएगा फॉन्ट स्टाइल आ जाएगा। फॉन्ट स्टाइल कॉलन क्या कर देंगे इटैलिक कर देंगे तो ऐसे में ये इटैलिक हो जाएगा। और वही अगर टैग पूछा जाता है तो आई क्या करते हैं टैग लगाते हैं तो ये क्या है आई टैग है ना कि ये प्रॉपर्टी है और यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द वैलिड वैल्यू ऑफ फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी। फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वैलिड वैल्यू है कि स्टाइल के रूप में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो स्टाइल के रूप में जैसे कि हम इनहेरिट कर सकते हैं इटैलिक कर सकते हैं नॉर्मल मतलब सब रेगुलर भी कह सकते हैं और इसके साथ साथ में हम क्या कर सकते हैं
ओ ओब्लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाई फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी इज यूज। हम यहाँ पे जो फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी यूज करते हैं सीएसएस में, वो फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी सीएसएस में क्यों यूज करते हैं? सेट हाउ थिक और थिन करेक्टर इन टेक्स्ट शुड बी डिस्प्ले, या सेट द साइज ऑफ फॉन्ट, फॉन्ट का साइज सेट करने के लिए। नहीं तो फॉन्ट का साइज सेट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है? तो वो हम फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी लगाते हैं। बोथ ए एंड बी हो ही नहीं सकता, क्योंकि बी बाहर हो गया, नन ऑफ द अबव नहीं है। तो सेट हाउ थिक और थिन करेक्टर, कि क्या हम जब कुछ अक्षरों को मोटा और कुछ अक्षरों को पतला यानी कि डार्क और हल्का शो कराना चाहते हैं, तो जिसे हम क्या करना चाहते हैं, डार्क कराना चाहते हैं, तो उसे फॉन्ट वेट बोल्ड कर देंगे। उससे भी ज़्यादा डार्क कराना चाहते हैं तो फॉन्ट वेट डार्क कर देंगे, और बिल्कुल लाइट कराना चाहते हैं तो फॉन्ट वेट रेगुलर कर देंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी। फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी सही वैल्यू है? तो फॉन्ट वेट को हम क्या कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो वेट पूछा जा रहा है, वे इटैलिक जो आता है वो किस में आता है? तो ये लगता है फॉन्ट स्टाइल के साथ में, ना कि फॉन्ट वेट के साथ में। तो ये फॉन्ट का स्टाइल है, तो यह नहीं हो सकता है। और जब यह नहीं होगा तो ऐसे में ये ऑप्शन ही नहीं हो सकता है। अगला आता है नॉर्मल, बोल्ड, इटैलिक। यहाँ पर भी इटैलिक बैठा हुआ है, जब यहाँ पर भी इटैलिक है तो ये भी नहीं हो सकता है। अगला आता है नॉर्मल, बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, इनिट और इनिशियल और इनहेरिट। तो ये क्या है, फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी है। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी अलाउ यू टू इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ टेक्स्ट इन एन एलिमेंट। तो अगर दिया जाता है कि वह कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसका प्रयोग पहली लाइन को कि फर्स्ट लाइन को क्या करने के लिए यूज किया जाता है, तो फर्स्ट लाइन, द प्रॉपर्टी अलाउ टू इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ टेक्स्ट इन द एलिमेंट। पहले लाइन को इंडेंट कराने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं? तो पहले लाइन को इंडेंट कराने के लिए हम जिस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं वह प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर जो मिलती है वो टेक्स्ट फर्स्ट होगा, या इसके साथ साथ में अगला जो ऑप्शन दिया गया है वो कौन सा दिया गया है, टेक्स्ट इंडेंट दिया गया है। इसके बाद में अगला टेक्स्ट फर्स्ट इंडेंट दिया लगाएंगे, या फिर हम यूज करते हैं फर्स्ट इंडेंट। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन प्रॉपर्टी अलाउ टू इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ इंडेक्स। तो फर्स्ट लाइन इंडेंट के लिए टेक्स्ट फर्स्ट इंडेंट हो जाएगा। अगला, द बॉडी ऑफ द स्टाइल सीट इंक्लूड। जो बॉडी होता है, द बॉडी ऑफ स्टाइल सीट इंक्लूड स्टाइल रूल, सीएसएस रूल, सीट रूल या फॉर्मेट रूल। तो इनमें से हम क्या देते हैं, तो इनमें से जो हम स्टाइल जो है यहाँ पे डिफाइन करते हैं,